कल हम लोग को पढ़ रहे थे HRA जो है HSRA कैसे बन गया। तो HRA में एक बैठक की जिसने HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। इसके सक्रिय सदस्य भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह और सुखदेव आदि थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यवाही द्वारा भारत में सामाजिक गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। अब सौडरसन की हत्या होती है। सौडरसन की हत्या लाला लाजपत राय की सामर कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर के पुलिस अधीक्षक अस्कॉट के लाठी के आघातों से 17 नवंबर 1928 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। किनकी? लाला लाजपत राय की। इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सौडरसन को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। इस वारदात में भगवती चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और जयगोपाल शामिल थे। ये भी याद रखना। असेंबली बम कांड 1929 ईस्वी में हुआ था। हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की दूसरी प्रमुख घटना 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और एक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेज सरकार के बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। ये बताया गया था क्रांतिकारियों द्वारा। लाहौर षड्यंत्र केस जो था 1929 ईस्वी में चला। विधानसभा बम कांड एवं JP सौडरसन हत्याकांड में शामिल अभियुक्त और HSRA के 18 क्रांतिकारियों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चलाया गया, जो लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम से जाना जाता है। देखिए, या तो इसे भगत सिंह ट्रायल कहते हैं या लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। ठीक है, जाना जाता है। 23 मार्च 1930 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। 23 मार्च को, उसी दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1930 ईस्वी को किसको तो भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, तीनों को फांसी पड़ गया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA के गठन होता है। सूर्यसेन ने 1930 ईस्वी को चटगांव बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव सरकारी शस्त्रागार पर हमला बोलकर सभी हथियार पर कब्जा कर लिया गया। समझे, चटगांव एक आर्मी का बेस था, वहाँ पे 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को कब्जा कर लिया गया। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सूर्यसेन करते। इसको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। सूर्यसेन जी को मास्टर दा भी कहते थे। शासन के खत्म की घोषणा कर दी और इसे ही चटगांव लूटकांड कहा जाता है। देखिए, वहाँ कहा चटगांव लूटकांड कह दिया गया। बंगाल विभाजन 1905, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। निर्णय के तुरंत बाद ही बंगाल के लगभग सभी कस्बों में बंगाल विभाजन के विरोध में सभाएं आयोजित की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय व अन्य नेता ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी संजीवनी जैसे अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। देखिए, अब समझिएगा, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिया जाता है। जैसा ही होता है तो उसके खिलाफ में बंगाल के सभी लोग एकजुट होते हैं और बोलते हैं। कौन कौन इसके प्रमुख नेता थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, कृष्ण कुमार मित्र थे, पृथ्वी चंद्र राय थे और अन्य नेता विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी एक पत्रिका है, संजीवनी पत्रिका है, जैसे अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन छेड़ देते हैं। आंदोलन छेड़ने के बाद अब देखिए, इसको उनका कहना था कि ये बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए। वास्तविकता बात भी है कि नहीं होना चाहिए। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए तथा बंगाल एक है के नारे लगाए गए।
देखिए 3-4 नारे लगाए गए थे। स्वदेशी जो आंदोलन चला था, स्वदेशी मतलब मैं एक हूँ, वंदे मातरम चला नारा लगाया गया था, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, और नारे लगाए गए थे। कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में, देखिए कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया था। उसने सर्वप्रथम कहा था स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1 सितंबर को यह घोषणा की, विभाजन 16 अक्टूबर को लागू होगा। देखिए ब्रिटिश सरकार 1905 ईस्वी में 1 सितंबर की घोषणा किया, जब कह रहा है नहीं चाहिए फिर भी कह रहा था कि 16 अक्टूबर को 1905 को विभाजन लागू हो जाएगा। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के निकट कालीघाट के मंदिर में 50,000 लोगों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करने का शपथ ले लिया। देखिए अब किसी को आपको कैसे हरा सकते हैं? तो आप आर्थिक उसको कमज़ोर करना पड़ेगा। तो आर्थिक कमज़ोर करने के लिए कहा कि वहाँ की विदेशी वस्तु ही नहीं उपयोग करेंगे, ना तो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा, ना तुम कमा पाओगे, तो अपने ही छोड़ दोगे। तो ये 16 अक्टूबर के कहा गया था कि लागू होगा, और 28 सितंबर को इन लोगों ने कालीघाट मंदिर में 50,000 लोगों ने विदेशी वस्तु ना प्रयोग करने की शपथ लिए थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो ही गया। देखिए इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को पूरे बंगाल में रक्षाबंधन मनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन बंगाल में रक्षाबंधन मनाए, इसलिए कि इसने बताया कि हम सब देखिए एक हैं, हम लोग आपस में मिलजुल के रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के कलाई पे और मुस्लिम हिंदू के कलाई पे राखी बांधा था। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रबलता प्रदान की। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना किया गया। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा, अब वहाँ विदेशी वस्तु चाहिए नहीं तो मुझे तो अपना स्वदेशी लेना पड़ेगा ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा का एक प्रस्ताव आया और उसमें 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कर दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर अपना प्रसिद्ध गीत अमार समार बंगाल लिखा। बाद में यह गीत 1971 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वहाँ का राष्ट्रीय गीत बन गया बंगाल का। ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज की मांग 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी जी ने कहे थे, दादा भाई नौरोजी जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने में कांग्रेस के लोगों में मतभेद था। स्वदेशी आंदोलन चलेगा नहीं चलेगा, मतभेद हो गया था। अब वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया और वरिंद्र कुमार घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान जो 1907 में जो था भवानी मंदिर लिखा और 1905 में भवानी मंदिर नामक पत्रिका, ये सब पत्रिका लिखा जा रहा है भवानी मंदिर, और 1907 में जो था रणनीतिक पुस्तक लिखी थी, रणनीतिक नामक एक पुस्तक लिखी थी 1907 में, रणनीतिक पुस्तक लिखी। इन दोनों में ने मिलाकर 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया। देखिए 1905 में जो लिखा गया था एक भवानी मंदिर नामक पुस्तक पत्रिका और 1907 में जो लिखा गया था रणनीति, ये दोनों को मिला दिया गया और 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया। प्रारंभ किया गया। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। पी मित्रा कौन थे? पी मित्रा एक थे, उन्होंने बंगाल में अनुशीलन समिति के गठन किया थे। इस समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून और हाथ के बदला हाथ, ऐसा उद्देश्य था इनका, मतलब कि उग्रवादी टाइप का ये समिति था। इस समिति में हेमचंद दास कानून को बम बनाने की कानूंगो है, कानून को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कानूंगो होगा, कानूंगो को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया, फ्रांस। किसको? हेमचंद जी को। विनय दामोदर दास सावरकर को महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की संस्था की स्थापना किया था। बी.डी. सावरकर जिनको कहते हैं वो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना करता। इस संस्था के सदस्य P.N. बपाट, किसका? अभिनव भारत के सदस्य जो थे P.N. बपाट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। देखिए एक तो वहाँ गए हैं पेरिस, कौन जो थे इनका अनुशीलन समिति वाला हेमचंद जी और अभिनव भारत वाला P.N. बपाट, ये दोनों बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं। और 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में बंगाल में एक बैठक आयोजन की गई।
इसी बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। देखिए, एक बैठक आया था, नवाब सलीम मुल्ला के नाम नेतृत्व था इन्हीं का, और इस बैठक का ही परिणाम था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। इस लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। इस लीग ने कहा था कि ठीक है, बंगाल विभाजन होना चाहिए। अब किसी को भी आपको कमज़ोर करना है तो जातिवाद में बांट दो, कमज़ोर हो जाएगा, अंधविश्वास फैला दो, कमज़ोर हो जाएगा। वही चीज़ किया था अंग्रेज हम लोगों के साथ। बंगाली क्रांतिकारी हेमचंद कनंगो ने पेरिस में एक रूसी से सैन्य परीक्षण प्राप्त किया। देखिए, वहाँ गए तो पेरिस तो गए थे, लेकिन वहाँ एक रूस के व्यक्ति थे, उन्होंने इनको सैन्य प्रशिक्षण दिया था और प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 ईस्वी में भारत आए तथा कलकत्ता में एक बम बनाने के कारखाना भी आया। देखिए, मणिकलता एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ बम बनाने की कारखाना स्थापन कर दिया। किसके द्वारा? तो क्रांतिकारियों द्वारा। ये कौन सा संगठन के थे? हेमचंद वाले। हेमचंद जी कौन सा संगठन से थे? तो ये जो PM मित्रा का जो बनाया हुआ था अनुशीलन समिति, उनका थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था खून का मतलब खून। ठीक है, अब देखिए आगे। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया एवं प्रफुल्ल चक्की ने आत्महत्या कर लिया। ये बच्चे इतना डर गया था कि आत्महत्या कर लिया, इसे लगा कहीं हमें फांसी ही ना दे दे, इसलिए इसने आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल किसने किया था? प्रफुल्ल आत्महत्या कर लिया और खुदीराम को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। 18 वर्ष की अवस्था था लगभग, उससे कम ही माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहा ब्रह्मा बंदोपाध्याय ने संबोधित किया था। देखिए, गुरुदेव कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो ब्रह्मा बंदोपाध्याय। ये सभी पुस्तक में नहीं लिखे हुए, सभी पुस्तक में गुरुदेव कहा था किसने, ये लिखा हुआ है, तो आप पढ़िएगा किसको? ब्रह्मा बंदोपाध्याय ने संबोधित किया था। ठीक है, देखिए प्रमुख क्षेत्र और क्रांतिकारी कौन कौन थे समझ लेते हैं। चापेकर बंधुओं ने 1896-97 में पूना में व्यापक मंडल की स्थापना की। 1907 में अभिनव भारत नाम की गुप्त संस्था का जन्म हुआ। अब पांडुरंगा बपाट को अभिनव भारत ने रूसी क्रांतिकारी को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। देखिए, अभिनव भारत भेजा था पांडुरंगा बपाट को, जिसको PN बपाट कहते थे ना, वही पांडुरंगा पूरा नाम है इसका। ठीक है, कहाँ भेजा था? तो पेरिस, रूसी क्रांतिकारी से। बंगाल के क्रांतिकारियों को प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति का 24 मार्च 1903 को जन्म हुआ था, जिसमें 1906 में युगांतर नामक पत्र निकाला, जिसके प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। देखिए, इस संपादक किस लिए पूछा जाता है? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया था इसमें। लंदन ने 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। लंदन में किए थे कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। कहाँ? दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किए थे। इस भव्य दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने सम्राट की ओर से घोषणा की बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। देखिए, सम्राट की ओर से घोषणा कर दिए थे कि जो सब लोग इतना रोष था, तो उन्होंने 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू किया था, इसे उन्होंने कहा कि अब रद्द कर दूंगा मैं। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दिया गया। 1912 में दिल्ली बना गया। किसने बना था? हार्डिंग द्वितीय था। ये हार्डिंग सेकेंड है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हार्डिंग सेकेंड है, हार्डिंग द्वितीय है। ठीक है, तो 1912 में दिल्ली बना दिया गया। फिर बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। कहा कि देखो, बंगाल तो विभाजन रद्द हो गया, इसलिए बिहार को और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य था। अब तो बंगाल विभाजन फिर से लागू भी कर देगा वो, अब बिहार उड़ीसा को भी अलग रखेगा। तो ये उनका चाल थी। दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका, जिसमें हार्डिंग घायल हुए। इसके परिणाम में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए। देखिए, ये रास बिहारी बोस जो थे, इन्होंने दिल्ली में जब भव्य दरबार हो रहा था जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में 1912 ईस्वी में, तो 23 दिसंबर 1912 को बम फेंक दिया गया। किस पे? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। और परिणाम क्या हुआ? तो 13 लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सजा मिली। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में होती है। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करता है।
इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। अब स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदयाल। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल, प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कांसीराम कोषाध्यक्ष होते हैं। देखिए, प्रथम मंत्री जो है वो लाला हरदयाल होते हैं, लेकिन कांसीराम कोषाध्यक्ष होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 1 नवंबर को प्रकाशित हुआ गद्दर नामक पत्रिका, उसका पहला अंक था जो उर्दू में था, और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। गुरुमुखी लिपि बोले तो पंजाबी में भी छपने लगा, समझे। तो 9 दिसंबर 1913 ईस्वी को इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, अब गद्दर के बारे में कुछ और बताते हैं। गद्दर की ये क्या, गद्दर जो था पार्टी की स्थापना कैसे हुई थी? इसने गद्दर नामक पत्रिका लिखना शुरू किया था, अखबार पहला अंक देखिए गद्दर, इसीलिए इसका नाम ही गद्दर रख दिया गया, पार्टी का ही नाम रख दिया गया। इसने कामागाटा मारू की घटना में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गद्दर पार्टी के जो लोग हैं वो। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में स्टार्ट होता है। अब देखिए, इंटरनेशनल वार है, तो प्रथम विश्व युद्ध में विस्फोट में यूरोप की महाशक्तियों 2 गुट में बट गए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ऐसे होते हैं तो यूरोप के महाशक्ति मतलब महान देश जो थे 2 ग्रुप में बच गए। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी की द्वितीय दशक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी था। देखिए, जब 1900 में हम लोग चलते हैं, 1900 से लेके 1999 तक, तो ये 20वीं शताब्दी होगी। 2000 से लेके 2999 तक ये 21वीं शताब्दी रहेगी। ठीक है, तो यही बात है। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे, और दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जापान थे। देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पहले एक तरफ कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की, ठीक है। दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जर्मनी। यही जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध में पाला बदल लेता है, इसके कारण जापान को बहुत मार झेलना पड़ता है, क्योंकि पाला बदलने वाले कहीं के नहीं रहते। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में। देखिए क्या होता है, कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा में कहा था कि भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। कनाडा सरकार ने इसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया, जो सीधे भारत से नहीं आते थे, उनको प्रवेश वर्जित कर दिया। कनाडा के सर्वोच्च अदालत ने नवंबर 1913 में 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। देखिए, वो क्या था 1913 में, इसको बंद कर दिया 1914 में, ठीक है। कामागाटा मारू की घटना हुआ 1914 में। 13 में कहा था प्रवेश से अनुमति प्रदान कर दी, जो सीधे भारत से नहीं आए थे, ठीक है। 35 को आने दिया था। इस प्रकार से उत्साहित होकर सिंगापुर में के एक भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह, कौन थे? देखिए, जैसे आने दिए तो उत्साहित हो गया। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लिए और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्री को बैठाकर बैकार की ओर प्रस्थान किया था। बैकार की ओर प्रस्थान किया था कामागाटा मारू जहाज में। ये देखिए, गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू के जहाज ये किराए पर लिए थे, ठीक है। कामागाटा मारू के जहाज ये किराए पर यह जरियान 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुबली पहुंचता है, जहां बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई। हुबली जैसे पहुंचती है ना, तो बजबज नामक बंदरगाह पे इसको तलाशी होती है, और संघर्ष हुआ। इसमें 18 यात्री मारे गए। मतलब क्या तलाशी करोगे, क्यों करोगे? और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। अब देखिए, कितने यात्री लेकर चले थे? 376 यात्री थे, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, कितने यात्री लेकर चले थे? 376 यात्री। घटना कब होती है? 1914 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा होता है, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, अब पढ़ते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई तथा मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सम्मिलित समिति की एक संयुक्त योजना की स्थापना की। देखिए क्या करते हैं कि 1907 ईस्वी में
1907 ईस्वी में कांग्रेस के दो दल बन जाते हैं, नरम और गरम। नरम और गरम दल, दो दल बन जाते हैं। तो ये जाकर जब 1916 ईस्वी जब आता है ना, तो अंबिकाचरण की अध्यक्षता में ये दोनों नरम प्लस गरम दोनों दल जो हैं ये आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, और ये मिलने के बाद मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाता है, मुस्लिम लीग भी मिल जाता है। इसमें मुस्लिम लीग को भी कहा जाता है बाबू देखो ऐसा बात है कि हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। जो 1906 ईस्वी में बना था मुस्लिम लीग, यही योजना कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह निकट असहयोग आंदोलन स्थगन तक जारी रही। ठीक है, ये जो आंदोलन था स्थगन तक जारी रही थी। होम रूल सब शासन नियम क्या है देखिए। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक के 5 महीने बाद सितंबर 1916 ईस्वी को एनिया बेसेंट ने अपनी लीग स्थापना किए थे। देखिए होम रूल स्वशासन लीग आंदोलन, तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना करते हैं। तिलक के 5 महीने बाद, तिलक जी जैसा करते उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 ईस्वी में एनिया बेसेंट ने भी स्थापना कर दी। तो पहले किसने किया था? तो पहले बाल गंगाधर तिलक। तो इसीलिए पूछा जाता है होम रूल आंदोलन के संस्थापक, स्वशासन के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो एनिया बेसेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस संस्था किसने स्थापना किया है? तो बाल गंगाधर तिलक। इसी समय तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर ही रहूँगा। मतलब ये हमारा है और हम ही लूँगा इसको। एनिया बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार किया था। देखिए एनिया बेसेंट का सहारा कौन था? कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका था और न्यू इंडिया था। ठीक है, और मराठा जी इनका तिलक जी का कौन था? तो एक पत्रिका का नाम था तिलक और दूसरा का नाम था मराठा। ठीक है, मराठा जो था हिंदी भाषा में था और तिलक जो था मराठी भाषा में था। ये विचित्र बात थी इसमें। एनिया बेसेंट के अड़यार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनिया बेसेंट कहाँ की थी? अड़यार मद्रास में की थी। ठीक है, और इसने तिलक जी कहाँ किए थे? बेलगांव पूना में किए थे। ठीक है, बेलगांव इसलिए पूना लिख दिया है। एक तो बेलगांव तो कर्नाटक है, नहीं ये बेलगांव पूना वाला है। ठीक है, मुख्यालय स्थापित किया और जॉर्ज अरोडेल को लीग के सचिव बना दिएगा। बीपी बाड़िया मजदूर नेता बने। बीपी बाड़िया जो थे ये मजदूर संघ के संस्थापक माना जाता है, नेता बने, तथा सीपी रंगास्वामी अय्यर आदि एनिया बेसेंट के सहयोगी में शामिल रहते। देख लीजिए इनमें भी बहुत सहयोगी थे उस समय शामिल एनिया बेसेंट के होम रूल में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अब बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी जिस स्थापना किया गया था उसे लिंग में अनुमति नहीं थी कि आप प्रवेश कर सकते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। देखिए वैलेंटाइन जो थे, सर वैलेंटाइन सिरोल, ये एक पुस्तक लिखते हैं। ये पुस्तक में लिखते हैं कि भारतीय अशांति का जनक जो है वो कौन है? तो तिलक जी को माना गया है। अब एक पुस्तक क्या था? इंडिया अनरेस्ट। ठीक है, पुस्तक है। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण देखिए स्टार्ट होता है 1919 से लेके 1947 तक। ये देखिए भयानक है, इसमें ही हमें कुछ सफलता मिलती है। प्रथम द्वितीय में तो मुझे संघर्ष मिला। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण जो स्टार्ट हो जाती है 1919 से लेकर 1947।